हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इफ़ेक्ट ऑफ रेवेन्यू पेमेंट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, ये टॉपिक है आज का। लेखांकन समीकरण पर आगम भुगतानों का प्रभाव। और बात करेंगे लेखांकन समीकरण पर आगम प्राप्तियों का प्रभाव, मीन्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स का। इस दो टॉपिक पे आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो पेमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस, आगम व्ययों का भुगतान, ये क्या होता है? तो व्यवसाय के संचालन में दिन प्रतिदिन मजदूरी, भाड़ा या अन्य व्ययों का भुगतान किया जाना आवश्यक है। बिजनेस को रन करने के लिए जो हम लोग डे टू डे खर्च करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो इन व्ययों के नगद भुगतान से रोकड़ में कमी के साथ साथ पूंजी में भी कमी आती है। जितनी अमाउंट से कैश कम होगी उतनी ही अमाउंट से कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो अतः भुगतान की नगद राशि से कैश एवं कैपिटल में कमी आती है। अब देखो क्या फार्मूला निकलता है, डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन कैपिटल। जिस अमाउंट से एसेट डिक्रीज होगी, क्योंकि कैश एसेट में आता है ना, तो जितनी अमाउंट से एसेट डिक्रीज होगी उतनी ही अमाउंट से कैपिटल भी डिक्रीज होगी। दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हिंदी में इसको बोलते हैं अदत्त व्यय। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? करंट ईयर के वो एक्सपेंसेस जिनका भुगतान किया जाना अभी बाकी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में आउटस्टैंडिंग की राशि कैश में नहीं घटाई जाती है, क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व ही नहीं होता है। इस अमाउंट से कैपिटल कम हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जो भी अमाउंट होगी, मतलब राशि होगी, उससे क्या होगा? कैपिटल कम हो जाएगी। और उसी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रूप में इसको लायबिलिटी में अलग से शो कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो भी होंगे उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होगी। क्या करेंगे? कैपिटल में कम कर देंगे उसको, और उसी साइड में लायबिलिटी वाले कॉलम में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से एक कॉलम में इसको अलग से शो कर देंगे। तो क्या फार्मूला बनेगा? डिक्रीज इन कैपिटल एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज। ठीक है, अब देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? पूर्व दत्त व्यय। तो आगामी वर्षों के व्ययों का चालू वर्ष में ही किया गया अग्रिम भुगतान प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाता है। आगामी वर्षों के व्ययों का चालू वर्ष में ही किया गया है, मतलब वो खर्चे जो आने वाले समय के हैं और करंट ईयर में ही उनका पेमेंट कर दिया गया। ठीक है, उनको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे कि रेंट, तो आने वाले समय का, आने वाले ईयर का कोई रेंट का अमाउंट है और उसको करंट ईयर में ही पेड कर दिया गया, उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस से क्या होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको कैश में माइनस कर देंगे और एसेट साइड में ही प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से एक कॉलम बनाएंगे और उसमें इसको शो करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या फार्मूला बनेगा? डिक्रीज इन एसेट्स, कैश से कम होगा तो डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन एसेट्स, क्योंकि एक एसेट डिक्रीज होगी, कैश कम होगा, और उसी एसेट साइड में ही एक नई एसेट जनरेट हो जाएगी प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से। तो डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन एसेट्स। अब ये कुछ ट्रांजैक्शन है, इनसे समझते हैं इन सारी बातों को। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000 एंड गुड्स 30,000। 1,00,000 रुपए की कैश लगाई गई और 30,000 रुपये का गुड्स लगाया गया और एक बिजनेस को स्टार्ट किया गया। इसका मतलब 1,00,000 रुपये कैश और 30,000 रुपये का गुड्स, मतलब टोटल कैपिटल कितनी हुई? 1,30,000 रुपीज़ की। तो इधर कैश वाले कॉलम में 1,00,000 शो करेंगे, स्टॉक में 30,000 रुपये और कैपिटल में 1,30,000 रुपीज़। सेकेंड ट्रांजैक्शन है वेजेस पेड।
मजदूरी दी गई 10,000 रुपीज़, तो इधर कैश कम हो जाएगी 10,000 रुपीज़ से, तो कैश में 10,000 रुपीज़ को माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे, और इधर कैपिटल में भी 10,000 रुपीज़ माइनस हो जाएगा। तो अब नया समीकरण बनता है, अब कैश हो गई कितनी 90,000 रुपीज़ की, और स्टॉक 30,000 रुपीज़ का, और कैपिटल 1,20,000 रुपीज़ की। थर्ड ट्रांजेक्शन है वेजेस आउटस्टैंडिंग, मतलब इसका पेमेंट अभी किया जाना बाकी है, इसका पेमेंट नहीं हुआ है, ये आउटस्टैंडिंग है, कितना 400 रुपीज़ का। तो इसको कैपिटल में माइनस कर देंगे, और इधर लायबिलिटी में ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से इस कॉलम में यहाँ पे इसको शो कर देंगे, ठीक है। और फोर्थ है प्रीपेड इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस आने वाले समय का है, बट इसका पेमेंट करंट ईयर में ही कर दिया गया है। तो कैश में 1,600 रुपये माइनस करेंगे, और इधर एसेट साइड में ही प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से ये कॉलम बना के यहाँ पर इसको शो करेंगे। अब देखो नया समीकरण क्या हुआ, कैश है 88,400 रुपीज़ की, स्टॉक है 30,000 रुपीज़ का, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए ये 1,600 के, एंड कैपिटल 1,19,600, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 400 के। अब इन तीनों का टोटल करते हैं तो कितना आ रहा है 1,20,000, और इधर कैपिटल और लाइबिलिटीज़ का भी टोटल करते हैं तो भी आ रहा है कितना 1,20,000 रुपीज़। तो एसेट किसके इक्वल हो गई, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ के। इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण पर आगम प्राप्तियों का प्रभाव। रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होती है, बिजनेस को रन करने से के लिए डे टू डे जो हमको रेंट, कमीशन या इंटरेस्ट, इस तरीके की कैश जो प्राप्त होती है, तो व्यवसाय संचालन से डे टू डे जो भी किराया हुआ, ब्याज हुआ, कमीशन हुआ आदि की जो भी राशि नगद प्राप्त होती है, इससे क्या होगा, कैश इंक्रीज होगी, और उधर कैपिटल भी इंक्रीज होगी। तो इस तरीके का कोई अगर ट्रांजैक्शन है तो उस ट्रांजैक्शन में कैश में उसको ऐड करेंगे अमाउंट को, और उधर कैपिटल में भी उतना अमाउंट ऐड कर देंगे, मतलब इंक्रीज इन कैश एंड इंक्रीज इन कैपिटल। ये है रेवेन्यू रिसीप्ट। एक्रूड इनकम, उपार्जित आय। तो एक्रूड इनकम क्या होती है, करंट ईयर में कमा ली गई आय, इनकम जो अब तक प्राप्त नहीं हुई है, वो इनकम जो कमा ली गई है बट अभी तक रिसीव नहीं हुई है, उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। तो लेखांकन समीकरण में एक्रूड इनकम की जो अमाउंट है उसको एसेट साइड में अलग कॉलम में शो करेंगे, ठीक, और उधर कैपिटल में भी उसको जोड़ देंगे। तो इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल, क्या, एक्रूड इनकम की जो भी अमाउंट आएगी। अनअर्न इनकम, अग्रिम प्राप्त आय। तो आगामी वर्षों से संबंधित अग्रिम प्राप्त आय जो करंट ईयर में ही रिसीव कर ली गई, उसको बोलते हैं अनअर्न इनकम। कोई ऐसी इनकम है जो करंट ईयर की नहीं है बट करंट ईयर में उसको रिसीव कर लिया गया है, और है कब की, आने वाले समय की। तो इस तरीके का कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें क्या करेंगे, इसको कैश में ऐड कर देंगे, और लायबिलिटी साइड में एक अलग कॉलम में अनअर्न्ड इनकम के रूप में इसको शो कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज इन एसेट्स, क्योंकि कैश इससे बढ़ जाएगी, और उधर लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी सेम अमाउंट से। अब देखो एग्जाम्पल से देखते हैं,
इस तरीके के ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटीज यूजिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। पहला ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड इन कैश ₹2,50,000। तो 2,50,000 इधर कैश में दिखाएंगे और इधर कैपिटल वाले कॉलम में 2,50,000 शो कर देंगे। दूसरा ट्रांजैक्शन है कमीशन रिसीव्ड, कितना, ₹50,000 का। तो कमीशन रिसीव हुआ, तो कमीशन रिसीव के रूप में कितना आया, कैश आया अपने पास बिजनेस में, तो ₹50,000 कैश वाले कॉलम में ऐड कर देंगे और इधर कैपिटल में ₹50,000 ऐड कर देंगे। ओके, तो अब देखो नया इक्वेशन क्या बन रहा है, कैश हो गई 3 लाख एंड कैपिटल अब हो गई ₹3,00,000। इंटरेस्ट एक्रूड कितना, ₹2,000। ये वो इनकम है जो अभी कैश के रूप में रिसीव नहीं हुई है बट है करंट ईयर की ही। तो क्या करेंगे, एक्रूड इनकम नाम से एसेट साइड में एक कॉलम में इसको शो कर देंगे, कितना, ₹2,000। इधर कैपिटल में ₹2,000 ऐड कर देंगे। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, आने वाले ईयर का ये रेंट है, करंट ईयर का नहीं है, कितना, ₹24,000। ये करंट ईयर का रेंट नहीं है, ये कब का है, आने वाले ईयर का, बट रिसीव इसको करंट ईयर में कर लिया गया है। तो क्या होगा, कैश तो आ ही गया भाई बिजनेस में, तो ₹24,000 कैश वाले कॉलम में ऐड कर देंगे और ये एक तरीके की लायबिलिटी है, इनकम नहीं है ये। तो लायबिलिटी वाले कॉलम में अनअर्न इनकम के नाम से इसको शो करेंगे, कितना, ₹24,000। तो नया समीकरण क्या बना, अब देखो कैश कितनी होगी, ₹3,24,000 और एक्रूड इनकम ₹2,000 की एंड कैपिटल है ₹3,02,000 की और अनअर्न इनकम है ₹24,000 की। अब इसको और इसको जोड़ेंगे एसेट को, तो टोटल एसेट कितनी हुई, ₹3,26,000 एंड ये कैपिटल और ये लायबिलिटीज़ को जोड़ देंगे तो भी कितना आ रहा है, ₹3,26,000। मीन्स एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के। How will you prove that the accounting equation is satisfied in the following transaction? तो पहला ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹70,000, ₹70,000 कैश लगा के एक बिजनेस को शुरू किया गया। तो क्या हुआ, कैश आई इधर ₹70,000 और उधर कैपिटल, ठीक है, तो कैपिटल वाले कॉलम में ₹70,000 को शो करेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹25,000 एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनिल ₹40,000। गुड्स परचेज किया गया नगद कितने का, ₹25,000 का, और मिस्टर अनिल हैं उनसे उधार खरीदा गया ₹40,000 का। तो जो कैश खरीदा गया है उतने से कैश कम हो जाएगी, क्योंकि खरीदा गया है तो ₹25,000 का पेमेंट भी किया गया होगा। तो जब पेमेंट किया जाएगा तो कैश में से ही कितना, 25,000 कम हो गया और इधर स्टॉक में ₹25,000 शो किया जाएगा, ठीक है। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या हुआ था, ₹40,000 का गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया गया, तो इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो कैश में कुछ नहीं करेंगे। इधर स्टॉक में तो 40,000 ऐड करेंगे और इधर क्रेडिटर्स में ₹40,000 को ऐड कर देंगे। तो टोटल क्या हुआ है इक्वेशन में, कैश अब ₹45,000 की बची है, स्टॉक हो गया 65,000 का, डेटर्स अभी नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी अभी कोई नहीं है, क्रेडिटर्स हो गए कितने के, ₹45,000 की एंड कैपिटल है ₹70,000 का। अब देखो थर्ड ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000 कॉस्टिंग ₹25,000। मतलब एक ₹25,000 की कॉस्टिंग का गुड्स है, उसको बेचा कितने में, 20,000 में, मतलब ₹5,000 का लॉस हो गया। भाई ₹25,000 के माल को अगर ₹20,000 पे बेच दिया जाएगा तो ₹5,000 का नुकसान हो गया ना। तो अब लॉस को आपको पता है क्या करते हैं, कैपिटल में माइनस कर देते हैं, ठीक है। अभी देखो
20,000 रुपये ही कैश आया, तो कैश में तो 20,000 रुपीज़ ऐड करेंगे, और 25,000 रुपये की लागत का माल बिजनेस से चला गया, तो क्या करेंगे, स्टॉक में 25,000 रुपये को माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। और इसका जो डिफरेंस है, मतलब 5,000 रुपीज़ का जो लॉस हुआ है, इस लॉस को इधर कैपिटल में घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो न्यू इक्वेशन क्या हुआ, कैश हो गया 65,000 का, एंड स्टॉक अब बचा है 40,000 रुपीज़ का, और इधर क्रेडिटर्स हैं 40,000 रुपीज़ की, और अब कैपिटल बची 65,000 रुपीज़ का। और फोर्थ ट्रांजैक्शन है गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 सोल्ड टू प्रकाश ऑन क्रेडिट, मतलब ये उधार बेचा जा रहा है, किसको, मिस्टर प्रकाश को, कितने में, 12,000 में, 12,000 में, मतलब इसमें 4,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। 8,000 रुपये का गुड्स है, 12,000 रुपये में बेचा जा रहा है, उधार बेचा जा रहा है, बट उसमें 4,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। तो अब देखो 8,000 रुपये का माल तो चला गया बिजनेस से, तो स्टॉक में 8,000 रुपये इधर माइनस कर देंगे। चूँकि उधार बेचा जा रहा है, किसको, प्रकाश को, तो ये प्रकाश हैं डेटर्स, तो एसेट साइड में डेटर्स वाले कॉलम में कितना, 12,000 रुपीज़ शो करेंगे। और इसका जो डिफरेंस है, मतलब जो प्रॉफिट हुआ है, 8,000 का माल 12 में बेचा, मतलब 4,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, इस प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक। तो अब देखो नया समीकरण क्या है, अब कैश है 65,000 रुपीज़ की, और गुड्स बचा है 32,000 रुपीज़ का, 32,000 रुपये का, और डेटर्स हो गए 12,000 रुपये के, और इधर क्रेडिटर्स 40,000 रुपये के, और 69,000 का कैपिटल हो गया, बढ़ गई कैपिटल फिर 4,000 रुपीज़ से, क्योंकि ये प्रॉफिट हुआ ना 4,000 का, तो ये 65,000 कैपिटल थी, उसमें 4,000 ऐड कर दिया, 69 हो गया। अब फिफ्थ है पेड सैलरी ₹2,000 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग, मतलब ये अनपेड है, सैलरी आउटस्टैंडिंग अभी ये पेड नहीं हुई है, कितनी, 500 रुपीज़ की, ठीक है। तो आप देखो 2,000 रुपये का सैलरी का पेमेंट हो गया ना, तो 2,000 रुपये तो कैश से माइनस कर देंगे, क्योंकि 2,000 रुपये कैश कम हो गई, और इधर कैपिटल में 2,000 रुपीज़ भी लेस हो जाएगा, और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जो अभी देनी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, ये एक तरीके की अभी लाइबिलिटीज़ है, तो लाइबिलिटीज़ वाले कॉलम में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से 500 रुपीज़ शो करेंगे, और इधर कैपिटल में 500 रुपीज़ माइनस कर देंगे। तो फाइनल इक्वेशन क्या हुई है, अभी देखो अब कैश बचा 63,000 रुपीज़ का, स्टॉक है 32,000 का, एंड डेटर्स है 12,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500 रुपीज़ का, ये जो सैलरी वाला अमाउंट है, और क्रेडिटर्स हैं 40,000 रुपीज़ के, एंड कैपिटल है अब 66,500 रुपीज़ का। अब एसेट्स का टोटल करते हैं, तो कितना आ रहा है, 1,07,000 रुपीज़, और इधर कैपिटल और लाइबिलिटीज़ का टोटल करेंगे, तो ये आ रहा है 1,07,000 रुपीज़। इसका मतलब एसेट्स इक्वल है किसके, लाइबिलिटीज़ और आपका जो कैपिटल है उसके टोटल के बराबर है एसेट्स। तो आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है, ये वीडियो यही ख़त्म होता है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।